वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो क्या है। आज का ये वीडियो है द लेजेंड ऑफ याओ लाओ, मतलब मास्टर याओ लाओ की स्टोरी के ऊपर। आपसे डेली बेसिस पर मास्टर की स्टोरी का एपिसोड आएगा, वो भी मांगा बेस्ड, तो खुश हो जाओ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर ट्रेनिंग कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ। ये मास्टर की बचपन से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। मास्टर को अब मास्टर नहीं कहेंगे हम, अब उनका नाम चेन होगा, याओ चेन, तो हम उसे चेन बुलाएंगे। अब हम उन्हें मास्टर नहीं बुलाएंगे, उनका नाम है चेन, याओ चेन। चेन का वो मोटू दोस्त चेन से कहता है, ब्रदर चेन, मैं बहुत थक गया हूँ, आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप थके नहीं हैं? हम चेन को देखते हैं जो अपनी दुकी से फायर कंडेंस कर लेता है, और उसका मोटू दोस्त भी इस सीन को देखकर हैरान रह जाता है। चेन अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने फायर को कंडेंस करना सीख लिया और वो उसके एक्सप्लोजिव पावर को कैसे यूज कर सकता है, इसके बारे में भी वो बताता है। उस मोटू का चेहरा देखने लायक नहीं होता, वो भद्दा सा मुंह बनाते हुए चेन से कहता है, हालांकि ये स्किल इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन मैं इसे सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई भी मतलब साधारण आदमी इसे प्रेरी एवलेस के द्वारा आग बुझाने का काम करेगा, इसके लिए इतनी डिफिकल्ट मेथड क्यों? 3 ब्लॉसम्ड फायर यूनिटी आपकी फाउंडेशन के लिए एक स्टेप हो सकता है। इसमें टाइम बहुत लगता है और रिजल्ट भी उतने जल्दी नहीं मिलते जितने जल्दी हम चाह रहे होते हैं। भले ही आपको अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए दूसरे कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन एक बार जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो ये प्रेरी एवलेस से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेरी एवलेस उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, इसलिए मैं इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता हूँ। वो मोटू हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो चेन से कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम मुझे ये क्यों नहीं सिखाते? चेन सीरियस होते हुए उस मोटू से कहता है, ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, और हाँ, वैसे मैं कोई हिटलर नहीं हूँ। वो मोटू चेन से कहता है, मेरा परिवार एक गरीब परिवार है, हम प्रेरी एवलेस डालने के लिए बीज कहाँ से लाएंगे, और ये तो थोड़ा महंगा होता है ना, तो क्या तुम जल्दी ही हार मान लोगे? ऐसा लगता है कि एल्केमिस्ट बनने की जर्नी उतनी भी आसान नहीं जितनी की आप सोच रहे हो। वो मोटू फिर से चेन से कहता है, तुम्हारे डैड डिफेंडर है ना, अगर तुम्हारे डैड डिफेंडर है तो तुम फार्मिस्ट मतलब एल्केमिस्ट क्यों बनना चाहते हो? चेन उस मोटू से कहता है, एक एल्केमिस्ट ट्राइब के डिसाइबल होने के नाते मेरे लिए एल्केमिस्ट बनना सबसे बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। मेरे पिता भी एक एल्केमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में बहुत डिफिकल्टीज फेस की और ना चाहते हुए भी उन्हें डिफेंडर बनना पड़ा। वो मोटू तो चेन की बातें सुनकर हैरान और खुश हो जाता है, जिसके बाद वो चेन से कहता है, ब्रदर चेन, अब से मैं आपका वेल विशर हूँ। अब से जब आप पिल बनाएंगे तब मैं उसे बेचने का काम करूंगा। प्रॉफिट का मामला मुझ पर छोड़ दो, तुम पिल बनाना और तुम्हारे पिल को बेचकर मैं खाना खाऊंगा। मैं होप करता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तुम मुझे खाना पीना खाते हुए तो देखते हो, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि मेरी फिगर कितनी अच्छी है? मैं पूरी क्षमता और अपने पूरे तहे दिल से आपकी सेवा करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। ब्रदर चेन भी उसे चढ़ाते हुए कहता है, ये बस तुम्हारे बॉडी के बहुत बड़े होने के कारण है कि तुम फ्यूचर में भी सिंगल रहने वाले हो। वो मोटू भी चेन से कहता है, माना कि मैं मोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगी। अरे ये भाई मोटू, तू भी सुन, एक ही पंख के पंछी एक साथ रहते हैं, मतलब समझा? मोटू के लिए मोटी ही ठीक होती है। जिसके बाद बात मोटू के दिल पर लग जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपना वजन कम करूंगा। चेन तो और जले में नमक छिड़कते हुए कहता है, भूल जाओ, अब जब तुम अभी भी इतने मोटे हो तो तुम लड़की ना पाने के बहाने के तौर पर अपने आकार का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप दुबले पतले होंगे ये दुखद तथ्य सामने आएगा कि आप बेहद बदसूरत हैं। भाई तू अपना वजन कितना भी कम कर ले, लेकिन वजन कम करने के बाद तुझे यही ख्याल आएगा, अरे भाई मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ आखिर? मोटू का तो चेहरा काला पड़ जाता है। वो चेन के ऊपर भड़क जाता है और चेन से कहता है, साले चेन, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। वो मोटू चेन से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर और मेरे फादर को एक मिशन पर भेजा गया है, 7 दिन हो गए वो वापस नहीं आए हैं। चेन उस मोटू को सिंपैथी देते हुए कहता है, टेंशन मत लो, वो डिफेंडर के तौर पर सबसे अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अनुसूचित जनजाति ऐसा कुछ चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद चेन और वो मोटू रुक जाता है। जिसके बाद चेन कहता है, अरे रुको, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम एक डिफेंडर को देखते हैं जो कि कहता है, लुओसू याओ चेन के फादर मुसीबत में हैं। लुओसू उस मोटू का नाम है। जिसके बाद वो डिफेंडर यानी मोटू का फादर कहता है, जाओ किसी एल्केमिस्ट को बुलाओ। जब चेन ये न्यूज सुनता है तो वो एकदम हड़बड़ी में दौड़ते हुए अपनी फादर का नाम चिल्लाते हुए जाता है। वो जाता है और अपने फादर के पास जाकर लुओसू के फादर याओ चेन से कहते हैं, हम पर घात लगा करके हमला किया गया, हमारे दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इसी वजह से आपके फादर को चोट लग गई। हमने उसकी जान बचाने के लिए सेविंग मेडिसिन का यूज किया। अगर उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ना किया जाए
तो रिजल्ट बहुत ही दुखदाई हो सकते हैं। फिर हमें चेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर को लिटाया गया था। फार्मिस्ट मतलब एल्केमिस्ट भी आ गया था जो कि कह रहा था, चेन की मदर एल्केमिस्ट से कह रही थी, सीनियर मेरी हस्बैंड की कंडीशन कैसी है। वो एल्केमिस्ट चेन की मदर को बताते हुए कहता है इसके घाव बहुत ही गहरे हैं, ये तो मेरी समझ से परे हैं। इसके बाद वो एल्डर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसे आखिर किसने घायल किया। फिर लुओसू के फादर बताते हैं कि उन पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने हमला किया था जो कि काले कोट से ढका हुआ था। उसने चेन के फादर को घायल करने के लिए उसकी आई पावर और उसकी इयरिंग पावर पर अटैक किया अपनी इविल पावर का यूज करके। जिसके बाद चेन रोते हुए लुओसू के फादर से कहता है तो क्या उन्होंने मेरे फादर की आंखें भी निकाल ली। लुओसू के फादर चेन से कहते हैं नहीं, ये उस वक्त की बात है जब आपके फादर उस मिस्टीरियस पर्सन से लड़ रहे थे और एक शिकारी पक्षी ने उनकी आंखें नोच ली, लेकिन हमने उस शिकारी पक्षी की नाखून काट दी हैं। ये सुनते ही चेन कहता है मैं उन कमीनों की बॉडी के हजारों टुकड़े कर दूंगा। चेन की माँ उस एल्केमिस्ट से कहती है बड़े साहब आप जो कुछ भी करें, चाहे कुछ भी हो, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। वो एल्केमिस्ट चेन की माँ को बताता है कि उसके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये बात वाकई अनोखी है कि वो अभी तक जिंदा है, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है। एक मेडिसिनल पेडिग्री की सबसे प्रीशियस और 7 ग्रेटेस्ट पिल में से एक ही आपके पति को बचा सकता है। उनमें से है एक रिवाइवल पिल। लुओसू जब रिवाइवल पिल सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो एल्केमिस्ट रिवाइवल पिल के बारे में बताता है कि ये बहुत ही प्रीशियस होता है, यहाँ तक कि क्लैन के लीडर भी इसे प्रीशियस चीजों की तरह ही देखते हैं। इसे ऐसे ही किसी के लिए निकाल पाना, स्पेशली डिफेंडर के लिए, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पिल को बनाने में जितनी डिफिकल्टीज होंगी ये उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। जिसके बाद चेन की माँ वहाँ से भागते हुए कहती है कि मैं जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को ढूंढूंगी और उनसे वो पिल मांगूंगी, उनके हाथ पैर जोड़ूंगी। जिसके बाद वो एल्डर चेनर की माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। क्लैन में वो पिल किसी खास आदमी के लिए है, ना कि किसी डिफेंडर के लिए। मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो पिल देने के लिए राजी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिसके बाद चेनर की माँ कमिटेड बिहेवियर के साथ कहती है तो क्या हुआ, अगर उनके ना देने के डर से मैं उनसे नहीं मांगती तो मैं अपने पति को मरते हुए भी नहीं देख सकती। इससे तो ये लाख गुना बेहतर है कि मैं जाऊं और कोशिश करूं। हमारे क्लैन के सभी ट्राइब में हम सबसे ज्यादा रेपुटेटेड हैं। लेकिन जिसके बाद चेनर की माँ रोते हुए कहती है भले मुझे अपना सिर फोड़ना पड़े, भले ही मुझे अपनी टांगे तोड़नी पड़े, भले ही मुझे भीख क्यों न मांगनी पड़े, फिर भी मैं उनके लिए वो पिल जरूर लाऊंगी। लुओसू के फादर भी कहते हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हम सभी डिफेंडर ने इतने सालों तक ट्राइब के लिए कंट्रीब्यूट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई हैं, हम सभी एक साथ मिलकर उस पिल के लिए भीख मांगेंगे। चेनर और लुओसू के फादर और चेनर की माँ वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन पीछे से एल्केमिस्ट की आवाज सुनाई दी जाती है जो कि कहता है रुको, अगर तुम लाख मशक्कत भी करो तब भी तुम्हें वो पिल नहीं मिलेगी। अगर हो सके तो ये 3 जड़ी बूटी ले आओ, जिसमें है जादुई कवक, यानचेन और स्टार्टरी स्टार ग्रास। मेरे पास इसका एक उपाय है। इन 5 जड़ी बूटी के अपवाद के साथ में मेरे पास सब कुछ है। अगर आप वास्तव में उस पिल को नहीं ला पाते तो मुझे टेम्पररीली पिल कुलड्रॉन को एक्टिवेट करके उस पिल को बनाना होगा। जिसके बाद चेनर की माँ उस एल्केमिस्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहती है आपके इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। जिसके बाद हमें क्लैन लीडर का मेंशन दिखाया जाता है। जिसके बाद कोई कहता है कि क्लैन लीडर यहाँ नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद चेनर की माँ पूछती है अगर वो नहीं है तो वो कहाँ गए। हमारे ट्राइब के लीडर का पता ठिकाना, आपका कोई बिजनेस नहीं है, इसके बारे में तुम्हें जानने का कोई भी हक नहीं। वो नौकर चेनर की माँ और उन सभी से कहता है। जिसके बाद लुओसू के फादर उस नौकर का गर्दन धर दबोचते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं लगता है कि तुम्हें मार खानी है, ऐसे तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ट्राइब के लीडर को इविल ट्राइब द्वारा बुलाया गया है ताकि राजकुमारी वहां जाकर कुछ सीख सकें। अगले 2 से 3 दिनों तक तो वो वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो नौकर लुओसू के फादर से कहता है। चेन चिल्लाते हुए उस नौकर से कहता है हमारे पास 2-3 दिन इंतजार करने के लिए नहीं है, मेरे फादर सिर्फ 3 घंटों तक ही जिंदा रह सकते हैं और जब तक सेक्ट लीडर वापस आएगा तब तक तो मेरे फादर चल बसे होंगे। क्या सेक्ट लीडर के अलावा कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास रिवाइवल पिल है। जिसके बाद वो नौकर बताता है रिवाइवल पिल एक ट्रेजर है, सेक्ट लीडर के पास ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जिसके बाद वो नौकर उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओ तो तुम रिवाइवल पिल की भीख मांगने यहाँ आए हो। तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सारी उम्मीदें छोड़ दो, यहाँ तक कि अगर सेक्ट लीडर भी यहाँ होता आपको लगता है कि वो रिवाइवल पिल आपको दे देता। जिसके बाद चेनर बौखला जाता है और वो उस नौकर से कहता है मेरे पिता ने ऐसे घटिया सेक्ट के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दे दी
चेनर बौखला जाता है, जिसके बाद वो उस नौकर से कहता है मेरे पिता ने ऐसे घटिया सेक्ट के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। सेक्ट लीडर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और मदद भी नहीं करेगा। जिसके बाद वो नौकर चेनर से कहता है अरे भाई, तेरे फादर डिफेंडर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारे फादर इस हॉल के बाहर जो गार्ड हैं बस उनके लेवल के ही हैं और ज्यादा कुछ नहीं। स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। चेनर और उसकी माँ जगह जगह दर बदर की ठोकरें खाते हुए पिल की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि चेनर के क्लासमेट के पास भी चेनर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसका क्लासमेट भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करके उसे वहाँ से बेइज्जत करके भेज देता है। चेनर को तो मार भी खानी पड़ती है, उसकी मॉम को भी मारते हैं। फिर वो निराश होकर फिर से घर लौटते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके फादर को होश आ गया है। उनके फादर बताते हैं कि अगर मुझे तुम दोनों को देखना नहीं होता तो मैं कब का ही पहले मर चुका होता। चेनर के फादर चेनर के मॉम से कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिसके बाद चेनर की माँ उसका मुंह बंद कराते हुए कहती हैं मैं जब से तुम्हारे साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, किसी चीज की कोई मांग चिंता कुछ भी नहीं है। चेनर की माँ चेनर के फादर से कहती है। जिसके बाद चेनर के फादर चेनर से कहते हैं कि मुझे उस मेमोरियल स्टोन के पास ले चलो जहाँ पर हमारे परदादा का नाम है। चेनर और उसकी माँ चेनर के फादर को लेकर उस मेमोरियल स्टोन के पास जाते हैं। जिसके बाद चेनर के फादर चेनर को उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताने लगते हैं कि उनके बाद किसी ने भी इस मेमोरियल स्टोन पर अपना नाम नहीं दर्ज करवाया। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी इस मेमोरियल स्टोन पर अपना नाम दर्ज करवाऊं, लेकिन मैं ऐसा करने में अनसक्सेसफुल रहा। इसी के साथ वो अपना दम भी तोड़ देते हैं मेमोरियल स्टोन के पास। चेनर भी अपने मन में ठान लेता है कि वो भी इस मेमोरियल पॉइंट पर अपना नाम लिखवा के रहेगा, अगर ऐसा ही है, क्योंकि ये उसके फादर की आखिरी इच्छा